क्या कहेंगे आप? ये कहते हैं कि निज़ाम अदल को ठीक करना चाहिए, जजों की तकर्री ठीक होनी चाहिए। अच्छा, सारे सब लोग ये बात करते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं हम इस सिलसिले में? देखिए, राजवाना साहब ने तो तफसील आपको बता दी है। अब ये सारा जो मामला हुआ है, एक सूबे का चीफ जस्टिस अपनी मनपसंद लोगों का नाम भेजते हैं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होते है। माजी में एक चीफ जस्टिस ने अपने दामाद को पंजाब से बुला के रजिस्ट्रेशन कराई, सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी हो गई तो उसको छोड़ना पड़े। अब ये जो मनपसंद लोगों का नाम आप बेचते हैं, 4-4.5 लाख वकील है, उसमें से 2-4 लोगों का नाम जो बेचते हैं, उसकी बकायदा सिक्योरिटी अदारों से क्लियरेंस होती है, ISI से, MI से और IB से। एक भी क्लियरेंस नहीं हो तो जज नहीं बन सकता है। उसके बाद जनता है जुडिशियल कमीशन में, जुडिशियल कमीशन है, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये होता है। अब रहेगी पार्लिमानी कमेटी, वो तो खुद राजा से बता, वो तो रबड़ स्टैंप है, उनकी तो कोई नहीं सुनता है ना कोई रिजेक्ट करता है। अब आप मुझे बता दो कि माजी में 18वीं तरमीम में इसके ऊपर सोचा गया कि ये चीज चेंज करेंगे, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने धमकी दिए, मैं 18वीं तरमीम पूरा उड़ा दूंगा अगर आपने ये इख्तियारात हमें नहीं दिया, जिसकी बकायदा वजाहत पिछले असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है कि हमसे गलती हुई 19वीं तरमीम पास करा के। ये आपके सामने की सूरत हाल। अभी जब तक आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, और एक जमाने में सिंध हाईकोर्ट में 7 जजेस कजन के आपस में 7 जजेस, और आज भी अगर आप शजरा निकाले तो ये एक दूसरे के चैम्बर के और बांजे भतीजे निकलेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जहां से वो क्लियरेंस लेते हैं वहां सिफारिशें लगाते हैं, जहां से वो नाम बेचते हैं वहां सिफारिशें लगाते हैं, तो उन्होंने मेरिट पे खाक काम करना है, उन्होंने इंसाफ हाथ देना है। ठीक बात, ठीक बात। तो खैर साहब, वक्त बहुत कम है हमारे पास जी। नहीं, महसूस साहब क्या कहेंगे आप सारी गुफ्तगू के बारे में? देखिए, मैं बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूँ। मैं रिजवाना साहब से माजरत के साथ ये कहूँगा, कभी तो बार एंड बेंच में शरीका होता है, कभी बार एंड बेंच में इश्क हो जाता है। जो फतवे देने वाले वकला है, इत्तेजाज एहसन जज नहीं बनते, रिजवाना साहब जज नहीं बनते, हामिद खान साहब जज नहीं बनते, आमिर रजा खान जैसा बंदा PCO के साथ रिजाइन दे के आ जाता है। अच्छे और बड़े वकील जज बनते ही नहीं। अच्छा, फिर ये करते क्या है, ये अपने चमचे कड़छे या फिर अच्छे असिस्टेंट या चले नौ निहाल इनके शागिर्दान, उनके अंदर चल यार तू जज बन जा। अच्छा, फिर बेंच भी चलता है, बार भी चलती है, और चैम्बर भी चलता है। तो कसूर इन सब का है। एक बात में जवाब रह गया मेरा, जल्दी से, बहुत कम वक्त है। और एक वो जो बड़े प्यारी बात की ना डॉक्टर साहब ने, कि वो डॉक्टर है, उन्होंने फिजिशियन सर्जन होने के नाते बात की, मैं उनकी खिदमत में एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारे सियासतदानों में डॉक्टर नहीं है, नीम हकीम ज्यादा है। जब नीम हकीम होंगे तो नीम हकीम खतरा जान होगा, इसलिए आइन को भी खतरा है, अदलिया को भी खतरा है। ठीक बात जी। रिजवाना साहब क्या कहेंगे आप? ये कहते हैं कि निज़ाम अदल को ठीक करना चाहिए, जजों की तकर्री ठीक होनी चाहिए। अच्छा, सारे सब लोग ये बात करते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं हम इस सिलसिले में? मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ। अच्छा, ताकि मैं थोड़ी सी वो उसका प्रीएम्बल या उसकी थोड़ी सी तारीख बता दूं। और 45-48 साल इस शोबे में भी हो गए। मैं खुद भी छोटी अदालत का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी रहा हूँ। बात ये है कि जजेस का तरीक़ाकार जो है वो आइन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब ये मुतलका हाई कोर्ट से लिस्ट आती है तो जुडिशल कमीशन में पेश होती है, ठीक है। तो जुडिशियल कमीशन उसके बाद अपनी राय दे के वो जजेस की लिस्ट फाइनल करके, तो पार्लियामेंट की एक मुश्तरका कमेटी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुपीरियर कोर्ट्स, ठीक है। मैं 2 दफा सेनेटर रहा, तो 2 दफा ही मैं इस कमेटी का रुकन रहा, वकील था, सीनियर आदमी था। तो अब बात यह है कि इख्तियारात तो इस कमेटी के पास कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ना होने के बराबर थे। एक सिर्फ डाकखाना ही बनाया हुआ था जानबूझ के। तो हम उस पे पूरा प्रोफाइल जज साहिबान का देखते थे। मोस्टली मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर था, ज्यादा मेरे जिम्मे लगा देते थे, खास तौर पे पंजाब की हद तक। तो हम तो ये देखते थे कि वकील साहब ने कितने मुकदमात किए हैं। पहले तो ये होता था कि हम भी जानते थे कि फलां वकील साहब हैं, हमारी जिंदगी अदालतों में गुजर गई, तो भाई सजाद साहब बड़े अपराइट आदमी हैं और इनका बड़ा नाम है और ईमानदार आदमी है, ठीक है। तो वो हो जाता था। अब इसके 2 पहलू हैं। अब वो क्राइटेरिया जो नीचे से आने वाला है उसके बड़े मसाइल पैदा हो गए। हम खुद वकालत में देखते हैं इंतहाई माजरत के साथ कि बाद औक़ात
ऐसे लगता है कि इन जज साहबान को कानून का वो इल्म नहीं है जो इस मनसब के हामिल अफराद को होना चाहिए। ठीक। और बात है बतौर मुसलमान के, बतौर मुनसिफ के, क्या जज को बताना पड़ेगा कि आपने इंसाफ करना है? क्या जज को बताना पड़ेगा कि खौफ खुदा रखें? क्या जज को बताना पड़ेगा कि आप तराजू के पलड़े सामने रख के बेट इंसाफ करें? ये तो है बंदे के अपने किरदार पर। क्या जज को बताना पड़ेगा कि आप किसी के दबाव में आके फैसले करें, खासतौर पे सियासी फैसले? हमारे इल्म में बड़े ऐसे भी सिफारशी फैसले होते हैं, बंदा सोचता रहता है, क्लाइंट बताते हैं कि हमने ये कह दिया, फलां को कहलवा दिया। अब बात ये है कि जिसके हाथ में ड्राइविंग सीट है, जज जो अदालत में बैठे हैं, मौजूद जज साहबान, मैं सारों को नहीं कह रहा, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिन फैसलों पर सरेआम एतराज भी होता है, जिनमें अभी सियासी फैसलों का हवाला भी दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से पहले जस्टिस मुनीर का केस। तो क्या जज साहबान जो है वो इस बात पे इस बात पे इनको मुबर्रा करार दे देंगे कि प्रोसेस खराब है? ठीक बात। अच्छा, फिर एक बात आखिरी, हमने इस्लाहत के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसी कमेटी ने, जिसमें रिटायर्ड जज साहबान और सीनियर वकीलों की मशावरत ली गई, और हमने ये प्रपोज किया था कि ऐसे एक छोटा जुडिशल कमीशन हर सूबाई हाई कोर्ट के लेवल पर भी हो, ताकि वहां भी एक छानबीनी लगे और अकेले चीफ जस्टिस साहब की जो है ना वो विश या उनकी जो है ना राय न चले, रिकमेंडेशन ना हो, ये भी एक जुडिशल कमीशन हो, उसके बाद अगले जुडिशल कमीशन के पास जाए, फिर वो वही का वही रह गया। ठीक बात। ये तो आपने बहुत तफसील से सारी बात सुनवा दी जी, बिल्कुल ठीक बात।